हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड। आज हम डिस्कस करेंगे अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पार्ट ए के बाकी सारे चैप्टर्स को कवर किया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेके जनरल एक्सेप्शंस को हम कवर करते आए हैं। अब बचता है पार्ट ए में सिर्फ एक चैप्टर 5 अबेटमेंट और दूसरा 5A जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो हम इस लेक्चर में दोनों को कवर करेंगे और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उसे भी समझेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अबेटमेंट जो है आपका सेक्शन 107 से 120 में दिया गया है। अबेटमेंट होता क्या है? अबेटमेंट का हिंदी में मतलब होता है दुष्प्रेरण, और अबेटमेंट को अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो उसका मतलब होता है किसी ऑफेंस को, किसी क्राइम को बढ़ावा देना। ऑफेंस को बढ़ावा देना, तो बढ़ावा कैसे दे सकते हो? तो उसके 3 तरीके हैं। पहला है इंस्टिगेट करना, दूसरा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होना, और तीसरा है इंटेंशनली एड करना। सो wherever any person instigates any person to do that thing, that is an offense. Engages in conspiracy, किसी व्यक्ति के साथ कॉन्स्पिरेसी में एंगेज करना और उस कॉन्स्पिरेसी की फर्दरेंस में आपने कुछ एक्ट या इलीगल ओमिशन किया है तो ये नेसेसरी है। इंटेंशनली एड का मतलब होता है मदद करना। इंटेंशनली मतलब आशय, आशय के साथ में, इंटेंशन के साथ में आपने अगले की मदद की है एक क्राइम कमिट करने में। सिंपल। तो अब इंस्टिगेट आप कैसे कर सकते हो? इंस्टिगेट मतलब आप विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या विलफुल कंसीलमेंट के थ्रू इंस्टिगेट कर सकते हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू और कंसीलमेंट के थ्रू आप इंस्टिगेट कर सकते हो किसी व्यक्ति को कोई ऑफेंस करने के लिए। तो एक एग्जांपल देता हूं मैंने। रवि जो एक कोर्ट ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर भी है, तो उसे कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि हम एक वारंट इशू कर रहे हैं और इसके बेसिस पे आप जाइए और नमन को पकड़ के लाइए और नमन को कोर्ट में प्रेजेंट करिए। रवि जाता है। रवि नमन को जानता नहीं है पर्सनली, तो मोहल्ले में जाके उसके पड़ोसी अवि से पूछता है कि भाई ये नमन है कौन? तो अवि जो है, जिसकी अमन से दुश्मनी होती है और जो नमन का छोटा भाई होता है, अवि बताता है कि ये लड़का साहब नमन है। और रवि उस बेसिस के ऊपर अमन को पकड़ के कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है। और जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहता है ये तो नमन नहीं है, और क्या इसके बेसिस के ऊपर आप रवि को पनिश करेंगे या फिर अवि को? तो यहां पर अवि ने क्या किया था? अवि ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया। मिसरिप्रेजेंटेशन किया कि अमन है वो नमन है और उसे गिरफ्तार करवाया। तो उसने इंस्टिगेट किया रवि को अमन को पकड़ने के लिए ताकि नमन बच सके, और दूसरी बात है उसकी जो रंजिश है अमन के साथ में उससे वो पूरा कर सके। तो ये था हमारा एक एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि इंस्टिगेट मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे किया जा सकता है। दूसरा तरीका है इंस्टिगेट करने का विलफुल कंसीलमेंट। कोई ऐसा फैक्ट है जो आप छुपा रहे हो, जो सामने वाले को पता होना चाहिए, आप कंसील कर रहे हो, तो उसे भी हम कहते हैं इंस्टिगेट करना। एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी, तो हम जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट एक क्राइम करने का सफिशिएंट होता है, वेयरएज अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस ये होता है कि अबेटमेंट के अंदर अगर आप किसी कॉन्स्पिरेसी में एंगेज कर रहे हो तो उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट जरूरी है, सिर्फ एग्रीमेंट पे आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस के अंदर, ठीक है। और इंटेंशनली एड करने का एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसा मैंने लिखा है हाउस थेफ्ट का, आपने अपने दोस्त को बोला कि तू नमन के घर से चोरी कर लेना, और जैसे ही तू चोरी करके लौटेगा मैं तेरे लिए घर के बाहर एक कार खड़ी रखूंगा जिसमें बैठ के तू भाग सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटेंशनली एड कर रहे हैं कोई एक्ट को या इलीगल ओमिशन को। आप एक ऑफेंस को इंटेंशनली एड कर रहे हैं, देयरफॉर आप अबेटमेंट कर रहे हो उस ऑफेंस का, तो आप भी लायबल हो गए उस ऑफेंस के लिए, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट। अब अबेटमेंट समझने के बाद हमें जो अगली चीज समझनी होती है वही होता है कि अबेटर कौन होता है। तो जो व्यक्ति अबेटमेंट करता है उसे हम अबेटर कहते हैं। तो अबेटर यहाँ पे 2 चीजों का इंस्टिगेशन कर सकता है, 2 चीजों के थ्रू वो अबेटर कहला सकता है। पहला तो ऐसा व्यक्ति जो किसी ऑफेंस को अबेट करता है, सिंपल एज दैट। अगर एक व्यक्ति ने एक मेजर व्यक्ति को, दूसरे मेजर व्यक्ति को कोई ऑफेंस, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में अपने दोस्त को अबेट किया कि भाई तू नमन के घर से चोरी कर, सो दिस इज एन अबेटमेंट और मैं यहाँ पे अबेटर कहलाऊंगा। और दूसरे केस के अंदर the commission of any act which would be an offense if done by a person capable in law to commit such offense with the same intention or knowledge। दूसरे केस के अंदर मैंने अपने दोस्त को, जो अनसाउंड माइंड है पर वो मेरा दोस्त है और वो अनसाउंड माइंड का है, तो मैंने उसको अबेट किया कि भाई जाके इसके घर से, नमन के घर से चोरी कराओ। तो वो अगर ये काम करता है तो यहां पर भी मैं अबेटर कहलाऊंगा, पर जो उसके द्वारा एक्ट किया गया है वो ऑफेंस नहीं है। वो ऑफेंस होता अगर उसके पास इंटेंशन या नॉलेज होती, पर उसके पास इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी, सेम इंटेंशन नॉलेज नहीं थी, तो वो उसके द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं था, पर मैंने अबेट किया तो मैं लायबल होऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने थेफ्ट किया तो सेक्शन 379 में वो लायबल नहीं होगा फॉर द रीजन ऑफ सेक्शन 84 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वेयरएज सेक्शन 379 रेड विथ अबेटमेंट के जो प्रोविजन हम करेंगे स्लैश लग के ही पड़ता है, तो सेक्शन 379 रेड विथ सेक्शन 109 में मैं लायबल हो जाऊंगा थेफ्ट अबेट करने के लिए, और मेरे को भी पनिशमेंट मिलेगा किस ऑफेंस का? थेफ्ट का। तो हम वो आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 379 रेड विथ 109 का प्रोविजन मुझ पे लग जाएगा, मुझे पनिश किया जाएगा।
अब अबेटर के लिए आपको सेवरल एक्सेप्शंस मिलते हैं, एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। तो 5 एक्सप्लेनेशन है जो आपको पढ़ने जरूरी है, और एग्जाम के अंदर जब आपसे पूछा जाता है अबेटमेंट को एक्सप्लेन करें तो सेक्शन 107 और 8 आपको समझाने बहुत जरूरी होता है, और 108 के अंदर ये एक्सप्लेनेशंस याद रखने बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैंने किसी व्यक्ति को अबेट किया, तो ये प्राइमा फेसी अपीयर होता है कि अबेट करने के बाद वो ऑफेंस कमिट होना जरूरी है, तभी ऑफेंस बनेगा। तो इसमें यह बात है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को अबेट किया है तो ये जरूरी नहीं है कि मैं उस एक्ट को करूं। अबेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट एक्ट। अगर वो एक्ट किसी दूसरे व्यक्ति ने भी किया है तो दैट इज सफिशिएंट। जो व्यक्ति अबेट हुआ था वो एक्ट कर सकता है, और मैं भी लायबल होऊंगा, जैसे पिछले वाले केस में मैंने आपको बताया। फिर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अबेटिंग एक्ट शुड बी डन। जो एक्ट मैंने अबेट किया है वो ना हो तो भी मैं लायबल होऊंगा अबेटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नमन ने अमन को अबेट किया मर्डर करने के लिए रवि का, और जो अमन होता है वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये गलत है। तो यहां पर क्या नमन की कोई लायबिलिटी है? तो नमन की बिल्कुल लायबिलिटी है। नमन लायबल होगा अबेटमेंट टू कमिट मर्डर के लिए। रीजन बीइंग, एक्सप्लेनेशन 2 जब आप पढ़ेंगे 108 का, उसके अंदर लिखा है कि जो एक्ट आप अबेट कर रहे हो इट इज नॉट नेसेसरी टू बी कमिटेड। अगर आपने अबेटमेंट किया है तो आप लायबल हो गए, क्योंकि अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। तो वो ऑफेंस कमिट होना जरूरी नहीं है, आपने ऑफेंस ही कर लिया, आपने अबेटमेंट किया तो इट इज अ सेपरेट ऑफेंस, तो वो ऑफेंस के लिए आप लायबल हो। ठीक है। सेक्शन 3 क्या होता है हमारा? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अबेटेड पर्सन हैज द सेम इंटेंशन और नॉलेज। तो ये भी ठीक बात है। नमन अबेट करता है अमन को, जो एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, टू कमिट द मर्डर ऑफ रवि। नमन ने अमन को परस्यू किया, अबेट किया कि भाई रवि का मर्डर कर दे, और जहां पे अमन होता है वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति होता है और वो मर्डर कमिट कर देता है। तो ऑन हिज पार्ट सेम इंटेंशन नॉलेज नहीं होती है, राइट? उसको पता ही नहीं है कि वो जो एक्ट करने जा रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो गलत है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो वो तो लायबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे नमन, जिसकी इंटेंशन थी वो कॉज करने की, तो वो सफिशिएंट होगा और उसके लिए वो लायबल होगा, और अमन यहाँ पे लायबल नहीं होगा। नमन अबेट समन अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू कमिट मर्डर ऑफ रवि, ही डज सो, हियर नमन शैल बी लायबल एंड नमन विल गेट प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 84, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं। तो ठीक है, इट इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर, इजी प्रोविजंस है। अब क्या होता है कि इन्हें याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर यह है कि याद करने का कोई भी प्रोविजन एक तरीका होता है कि आप उसे बार बार पढ़ें। तो जब उसे आप बार बार पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी के साथ वो समझ भी आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, और वो याद होता भी जाएगा धीरे धीरे। तो लॉ को पढ़ने का यही तरीका होता है। नाउ मूविंग ऑन, जो अगले प्रोविजंस है, अगले एक्सप्लेनेशन है, वो है कि अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो नमन ने अमन को अबेट किया कि वो रवि को अबेट करे कि वो अवि का मर्डर करे। ठीक है। ए ने बी को अबेट किया कि वो सी को अबेट करे ताकि वो डी का मर्डर करे। तो यहाँ पर ए की क्या लायबिलिटी है? तो ए भी अबेटमेंट के लिए ही लायबल होगा, अगर वो मर्डर किया जाता है तो भी, अगर नहीं किया जाता है तो भी, सिंस अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो जब आप इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे तो आपको कहीं केस मिलेंगे कि क्या अबेटमेंट और अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट ऑफेंस है, तो वहां पे ऑफेंस है। तो आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिमिलरली जब आप ये भी पढ़ेंगे कि यार अबेटेड एक्ट था और वो कमिट नहीं किया गया, तो क्या ये ऑफेंस है? तो इट इज एन ऑफेंस, सिंस अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, और देयरफॉर वो एक्ट किया जाए या ना किया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। 5, वेयर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो जहां कहीं पर भी अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी के थ्रू है तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो अबेटर है वो डायरेक्टली एक्ट कमिट करने वाले के कॉन्टेक्ट में आया हो और उसे डायरेक्ट किया हो। वाया एक मीडियन भी आप फॉलो कर सकते हो, कोर्स आप हायरार्की फॉलो कर सकते हो, और वो भी सफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल, एक अलकायदा का हेड होता है, एक व्यक्ति है जो अलकायदा का हेड है, वो अपने जनरल को बोलता है कि भाई हमको इंडिया के अंदर स्लीपर सेल्स को एक्टिव करना है ताकि वहां पे हम एक टेरर प्लॉट ले पाए और एक टेररिस्ट एक्ट प्लांट कर पाए। तो टेररिस्ट हेड ऑफ अलकायदा ऑर्डर जनरल टू एक्टिवेट स्लीपर सेल्स इन इंडिया। वो एक्टिवेट हुए एंड ऑफेंस इज कमिटेड, ऑफेंस भी कमिटेड हुआ। तो अब इसके अंदर इस अलकायदा के हेड की क्या लायबिलिटी है? कोई लायबिलिटी है क्या? तो हाँ, अबेटमेंट जो हम पढ़ते हैं उसके एक्सप्लेनेशन 5 के हिसाब से, इवन दो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था उस हेड के अंदर और अलकायदा के स्लीपर सेल में जो यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑफेंस कर रहा है, उन दोनों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, पर देवर कनेक्टेड थ्रू द कॉन्स्पिरेसी, तो देयरफॉर वो लायबल होगा, इवन दो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आया और वो एक्ट कारित की गई। ठीक है। तो ये थे अबेटमेंट और अबेटर के 5 हमने एक्सप्लेनेशन देखे। अब अबेटमेंट्स के आगे सेक्शन 108 ए से लेके 120 तक प्रोविजंस है जिन्हें हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ने के बाद समझेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम पहले इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम अबेटमेंट और उसके बीच क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच का डिफरेंस भी समझ सके। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम देखते हैं वो क्या होता है। सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 ए और 120 बी के अंदर है, इसे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो ये कहता क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज व्हेन वेयर 2 or more persons agree to do an illegal act, to commit an illegal act or a legal act by illegal means। ठीक है भाई, तो ये इलीगल एक्ट तो हम समझते हैं कि कोई ऑफेंस कर लिया आपने, पर लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, मेरे को इसमें शुरू से कंफ्यूजन रहता था कि यार ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने एक एग्जांपल इसका सोचा। एग्जांपल जो होता है वो आप ये कह सकते हो कि
जब आपका एक घर बनता है, आपको पता होगा आपका घर का कंस्ट्रक्शन चला होगा, तो आपके जो फादर होते हैं या फिर आपने घर के मैप के ऊपर काम किया होगा, और जो मैप होता है उसको आपको नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी से पास करवाना होता है, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो और घर बन सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें अक्सर समय लग जाता है, टाइम लग जाता है, और टाइम आप लगाना नहीं चाहते हो, आप घर फटाफट बनाना चाहते हो। तो इस केस में आप ब्राइब करते हो, जो भी ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो भी बाबू लोग हो गए, क्लर्क्स हो गए, उनको आप ब्राइब करते हो, 500,000 रुपए दिए आपने और बोला कि हमारा नक्शा पास करवाओ। तो अगर ऐसा काम होता है तो ये आपका जो एक्ट था वो तो लीगल एक्ट था, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो तो नक्शा पास कराना है, हाउस मैप पास कराना है, जो पर्टिकुलरली परफेक्टली लीगल है। लेकिन जो आप तरीका अपना रहे हो वो इलीगल है। जो आप एक्ट कमिट करना चाह रहे हो वो तो लीगल है, लेकिन जो आप कोर्स यूज कर रहे हो, दैट इज ब्राइब देना, वो इलीगल है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉर्म करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका प्रोविजन क्या कहता है? नो एक्ट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो आपको इसमें जो बोल्ड में मैंने लिखा है, एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसका बेसिक मीनिंग ये है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आपने एग्रीमेंट भी किया है, सो दैट इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस, उसके अंदर कोई एक्ट करनी जरूरी नहीं है। हमने अमेंडमेंट में पढ़ा था एक्ट करनी जरूरी है, वेरएज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसको हम अमेंडमेंट के थ्रू लाए थे उसमें एक्ट करनी जरूरी नहीं थी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इट इज इमटेरियल दैट इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट और मियरली इंसिडेंटल। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्ट अगर आपने किया तो आप लायबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नक्सलीज का एग्जांपल देता हूं। तो नक्सलीज क्या होता है? नक्सलाइट जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव है अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए एक सिस्टम हायरार्की सेट करना पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल है, लेकिन वो रहा क्या अपनाते हैं? वो वायलेंस, गवर्नमेंट को इलीगल तरीके से ओवरथ्रो करना चाहते हैं। तो ये जो वो अपना ऑब्जेक्ट पाने के लिए मीन्स यूज करते हैं, तो वो जो है मीन्स वो इलीगल है। तो इट इज इमटेरियल दैट इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट ये नहीं है, नक्सलीज का ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि वो वायलेंस को यूज करे, उनका ऑब्जेक्ट है अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना, अपना लोगों का हित। तो जो उनकी जो उनकी एक्ट है वायलेंस की, गवर्नमेंट के खिलाफ एग्रेशन की, वो इंसिडेंटल है, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी एक्ट इंसिडेंटल भी है तो भी आप कॉन्स्पिरेसी के अंदर लायबल होगे। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमने समझा। सिमिलरली यही आप यहाँ पे हाउस मैप वाले एग्जाम्पल में भी ले सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट तो है वो लीगल है, लेकिन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो इलीगल एक्ट है वो सिर्फ इंसिडेंटल है। मेन ऑब्जेक्ट तो हाउस मैप पास कराना है, लेकिन जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ब्राइब देने की, वो इंसिडेंटल है, पर दैट इज सफिशिएंट टू बी एन ऑफेंस अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन का एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अमन एंड अमन एग्री टू रॉब रवि। तो अमन और अमन ने दोनों ने एग्रीमेंट किया कि भाई रवि 8 बजे शाम को ऑफिस से घर आता है और उसके पास काफी पैसा होता है, अक्सर ज्वेलरीज पहनता है, घड़ी पहनता है, चेन पहनता है, सोने की अंगूठी है, बढ़िया टाई बेल्ट है, तो हम उसे लूट लेते हैं जब वो घर आएगा। अब इस एग्रीमेंट के बाद में वो जब घर आ रहा होता है ऑफिस से, तो वो जो स्पॉट होता है उसके ऊपर अमन और रमन जाते ही नहीं है, वो फॉलो थ्रू करते ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि बात छोड़ यार, कभी और देखेंगे, कुछ और देखेंगे। तो इस केस के अंदर क्या उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया? तो हाँ बिल्कुल, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। अबैटमेंट के अंदर वो लायबल नहीं होंगे, सिंस वो कोई एक्ट उन्होंने फर्दरेंस में नहीं किया, वेरएज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने एक्ट नहीं किया पर एग्रीमेंट किया, सो दैट इज इन इटसेल्फ सफिशिएंट। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लाया इसलिए गया था, ये 1913 जितना मेरे को याद है बेस्ट, तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 1913 में से लाया गया था। इसका पर्पज ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो दबाना चाहती थी फ्रीडम फाइटर्स या उनके खिलाफ जो भी एक्टिविस्ट उठ रहे थे कंट्री के अंदर उस दौरान, उस स्ट्रगल को, फ्रीडम फाइट को दबाना चाहती थी, और जो वो लोग थे उन्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को यूज करते हुए जेल के अंदर रखना चाहते थे। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोविजन को लाया गया ताकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हम सिर्फ एग्रीमेंट के तहत, अगर आपने कुछ एग्रीमेंट किया है टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया, तो उसके लिए भी आप लायबल ठहराया जा सको, इवन तो आपने कोई एक्ट नहीं किया हो तो। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियसली एक्ट करना नेसेसरी था, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम इसको बड में ही निप कर दें, तो हमने एग्रीमेंट को कॉन्स्पिरेसी का ही ऑफेंस बना के सेपरेटली उसका अमेंडमेंट लाके उसे ही ऑफेंस बना दिया, ताकि हम फ्रीडम फाइटर्स को और जो भी एक्टिविस्ट और जो भी फाइटर, जो भी लोग उठ रहे थे, जो भी आवाज उठ रही है हमारे अगेंस्ट, उसे दबा सके। तो ये था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लाने का आइडियोलॉजी, मोटिव। और आजकल बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का क्या ऑफेंस आईपीसी के अंदर बना रहना चाहिए, इसे रिमूव कर देना चाहिए, इट इज अ ब्रिटिश एरा लॉ। सिमिलरली सेडिशन के साथ भी ऐसा ही है, तो सेडिशन के ऊपर भी मुद्दा उठता है कि क्या ये बना रहना चाहिए या रिमूव हो जाना चाहिए। तो इसके ऊपर डिस्कशंस चलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में आए दिन। सो मूविंग ऑन, ये हमने 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझा। इसका ऑफेंस क्या है? तो अनलेस इसका सेपरेट ऑफेंस दिया गया हो, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अगर आपको सेपरेट ऑफेंस मिलता है, जैसे 121A में वेजिंग वॉर का है, अगर वैसा प्रोविजन नहीं है जो सेपरेटली पनिश करता है, तो आपको पनिशमेंट कैसे लगाना है?
अगर जो ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और रिगरस इंप्रिजनमेंट अबव देन 2 years उससे पनिशेबल है, तो आप अबेटमेंट के जैसे ही उसे पनिश करोगे। जो अबेटमेंट का प्रोविजन होगा वही उस पर लागू होगा। सिमिलरली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस अदर देन द अबव, डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो 6 महीने की पनिशमेंट आप दे सकते हैं। तो इसका पनिशिंग प्रोविजन है, इसे भी आप पढ़ लेना। अब क्वेश्चन एक उठता है कि क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ एक व्यक्ति को कन्विक्ट पाया जा सकता है? तो हाँ, अगर एफआईआर के अंदर एक व्यक्ति नामित है, एक व्यक्ति का नाम है कि हाँ नमन एंड अदर्स, और भी लोग हैं पर वो आइडेंटिफाइड नहीं है, और इस केस के अंदर जो होता है कोर्ट अदर्स को तो एक्विट कर देता है लेकिन नमन को गिल्टी पाता है, तो यहाँ पे नमन को आप लायबल कर सकते हो कॉन्स्पिरेसी में और उसको दोषी ठहरा सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर इफ ऑल वर नेम्ड, अगर नमन, अमन और रवि तीनों ही कॉन्स्पिरेसी में नामित थे और रवि और अमन को छोड़ दिया जाता है, तो कोर्ट इस केस के अंदर नमन को खाली दोषी नहीं पा सकता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। वेरेज पहले केस में जहां पे एफआईआर अननेम्ड थी, अक्यूज जो थे उसके अंदर अननेम्ड थे बाकी के, और उनको छोड़ा जाता है, तब भी चलता है, तब भी आप जो मेन कन्विक्ट है, मेन अक्यूज है, उसे कन्विक्ट कर सकते हो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने पढ़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट। अब हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो अबेटमेंट जो है सिंस इंसेप्शन ऑफ आईपीसी आपको 107 में मिलता है, वेरेज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को थ्रू एन अमेंडमेंट ऐड किया गया था। मैंने आपको उसका मोटिव समझा दिया क्यों ऐड किया गया था, ठीक है। डेफिनेशन, अब आपको सेकंड पार्ट के अंदर डेफिनेशन लिखनी होगी कि अबेटमेंट क्या होता है। तो अबेटमेंट इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एड के थ्रू किया जा सकता है, वेरेज एन एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट इज एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे 120A में जो दी गई है। अब दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है वो तीसरा पॉइंट है। तो कॉन्स्पिरेसी जब डील करता है अबेटमेंट, तो एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज नेसेसरी। जब नमन और अमन ने कॉन्स्पायर किया कि हमें रवि को रॉब करना है और उस कॉन्स्पिरेसी के चलते वो हथियार लेके उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और रवि को रोक लेते हैं, और रवि को रोकने के बाद में उनका मन बदल जाता है कि छोड़, आज रवि ने वो सोने के गहने और ज्वेलरी नहीं पहन रखी है तो आज हम इसे रॉब नहीं करते, आज खाली से हाथ मिला के इसको घर भेज देते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ पे वो अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे, ठीक है, यहाँ पे वो अबेटमेंट बाय एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। हाउएवर एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नेसेसरी नहीं है। जैसे कि नमन और अमन ने एग्रीमेंट किया रवि को रॉब करने का, रवि को लूटने का, और वो उसको फॉलो थ्रू भी नहीं भी करते, वो स्पॉट पे नहीं जाते, कुछ आगे प्लान नहीं करते हैं, कुछ आगे एक्शन भी नहीं लेते, प्रिपरेशन नहीं करते, तो भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। वेरेज यहाँ पे अगर आप हो अबेटमेंट के अंदर तो एक्ट करना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है वो यही है, और इसी की वजह से अमेंडमेंट के थ्रू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लाया गया था, ताकि हम एग्रीमेंट को ही ऑफेंस बना सके और उसी के बेसिस पे पनिश कर सके, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज ना उठ सके। तो अब हम आगे चलते हैं। ब्लॉक ए अबेटमेंट, सेक्शन 108A से 114 तक बात की जाती है कि अबेटमेंट के बारे में, और जनरल प्रोविजंस यहाँ पे दिए जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, और कई लोग इसमें अक्सर पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही जुड़े हुए सेक्शंस हैं और बहुत सिमिलर सेक्शंस भी हैं। तो इसके अंदर 108 के अंदर ये बात कही है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, ये इंडेक्स में बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस प्रोविजन में क्या दिया है। ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया को अबेट करना, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस डन एज अबेटेड, जिस एक्ट को आपने अबेट किया, जिस ऑफेंस को आपने अबेट किया वो किया गया। एक्ट डन विद डिफरेंट इंटेंशन, किसी व्यक्ति की इंटेंशन कुछ और थी काम करने की, लेकिन अबेटर की इंटेंशन कुछ और थी। वन एक्ट अबेटेड, एक एक्ट को आपने अबेट किया, आप चाहते थे कि एक ऑफेंस कमिट हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ दूसरा ही एक्ट कराता है। आपने एक एक्ट किया, एक एक्ट को अबेट किया, और सामने वाला व्यक्ति उस एक्ट के साथ में कोई एक और एक्ट कराता है जो आपने अबेट नहीं किया था। एक्ट अबेटेड टू कॉज वन इफेक्ट, आपने एक इफेक्ट कॉज करने के लिए एक्ट को अबेट किया गया होता है, लेकिन दूसरा इफेक्ट कॉज हो जाता है। और 114 जहां पे आपने कोई एक्ट को अबेट किया है और आप एज एन अबेटर वहां पे प्रेजेंट हो, तो आपकी क्या लायबिलिटी होगी उसकी बात करता है। तो आइए देखते हैं कि इन सेक्शंस में क्या बात की गई है। तो सेक्शन 108 जो ए है वो ये कहता है कि अगर आप किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करते हो आउटसाइड इंडिया कमिट करने के लिए, ऑफ सच एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, नमन अबेट समन हु लिव्स इन अमेरिका टू मर्डर अवी। नमन अमन को अबेट करता है अवी का मर्डर करने के लिए, कहां पर, यूएस में, अमेरिका में। तो क्या ये ऑफेंस होगा? इसके लिए यस, आप 108A में लायबल होंगे, सिंस इट इज एन ऑफेंस इन इंडिया, और इसको आपने अबेट किया इंडिया के बाहर कमिट करने के लिए, तो आप एज एन अबेटर इंडिया के अंदर लायबल होंगे। 108 है ये, सिंपल। सेक्शन 109, वेयर एन एक्ट इज डन इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट एंड नो सेपरेट प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ दैट एक्ट इज प्रोवाइडेड। तो जैसे कि आप पढ़ते हैं सेक्शन 305, 306, वो अबेटमेंट टू सुसाइड की बात करते हैं, तो वहां पे स्पेसिफिक प्रोविजंस आपको मिलेंगे ऑफेंस के, लेकिन जनरली अबेटमेंट के आपको अलग अलग प्रोविजंस नहीं मिलते, सेपरेटली इसको पनिश नहीं किया जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि हम अबेटमेंट को पनिश कैसे करेंगे? तो अबेटमेंट को ठीक वैसे ही पनिश किया जा सकता है जैसे कि आपने जो ऑफेंस कमिट किया है अबेटमेंट की परसुएंस में, उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, वही पनिशमेंट आपको दी जाएगी अबेटमेंट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, नमन अबेट समन टू कमिट द मर्डर ऑफ अवी, और अमन यहाँ पे
किसका मर्डर कर देता है, अवि का मर्डर कर देता है परसुएंस में। तो यहाँ पे जो नमन है उसको रखते हैं, पहले अमन जो है यहाँ पे वो तो लायबल होगा किस ऑफेंस के लिए, मर्डर के लिए 302 में। तो अब यहाँ पे नमन की लायबिलिटी क्या होगी, तो नमन की लायबिलिटी होगी सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 109। तो इसको ऐसे लिखा जाता है स्लैश करके, इसका चार्ज बनता है अबेटमेंट का सेक्शन 302 मर्डर रेड विद सेक्शन 109। तो जब जज ये चार्ज बनाता है तो जैसे ही आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि जिस ऑफेंस के लिए हम उसे पनिश कर रहे हैं वो उसने उसका अबेटमेंट किया था। तो ये सेक्शन 109 के साथ में 302 आप पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि मर्डर के लिए आप पनिश कर रहे हो, सिंस सेपरेट प्रोविजन नहीं है मर्डर के अबेटमेंट के लिए। तो अबेटमेंट जो है वो मर्डर के पनिशिंग प्रोविजन के हिसाब से पनिश किया जाएगा। मूविंग ऑन, ठीक है। सेक्शन 110 बात करता है वेयर द अबेटर एंड द पर्सन अबेटेड हैड डिफरेंट इंटेंशंस ऑफ डूइंग द एक्ट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगेन जो आईएसएस ऑपरेटर होते हैं, आईएसआईएस के ऑपरेटर होते हैं, वो ब्रेन वॉश कर देते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर किसी व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस, हमें अपनी फ्रीडम के लिए यहाँ पे बम फोड़ना होगा, बम ब्लास्ट करना होगा पार्लियामेंट के सामने दिल्ली में। ठीक है, अब उन्होंने ब्रेन वॉश किया और वो व्यक्ति ऐसा ऑफेंस कर देता है। तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या थी, फ्रीडम। सिंस वो ब्रेन वॉश्ड है तो वो समझ नहीं सकता कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका मतलब क्या है, तो वो ब्रेन वॉश्ड है। तो यहाँ पे वो जो एक्ट करता है वो फ्रीडम के लिए करता है, राइट। लेकिन आईएसआईएस ऑपरेटर का गोल था एक टेरर प्लॉट करना जिससे दहशत फैल जाए और इंडिया की इकोनॉमी को हार्म पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या कंसिडर करेगा, यहाँ पर देखा जाएगा कि जो अबेटर था उसकी इंटेंशन क्या थी और उसकी इंटेंशन के बेसिस के ऊपर ही उसको पनिश किया जाएगा। तो ये आपका सेक्शन 110 है, वो ये बात करता है। मूविंग ऑन, सेक्शन 111 क्या कहता है, व्हेन वन एक्ट इज अबेटेड एंड अनदर एक्ट इज डन। तो इस केस के अंदर अगर रीजनेबली फोर्सिबल एक्ट कमिट की गई है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जिसको आपने अबेट किया था, तो आप उस एक्ट के लिए लायबल ठहराए जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका नमन का और अमन का रवि से झगड़ा था, तो नमन अमन को एक लाठी पकड़ाता है, बोलता है जा भाई इसको थोड़ी मारपीट करके आ जा, प्यार से डराना धमकाना और थोड़ा मार देना, बस जा करके आ। तो अमन जाता है और रवि के साथ झगड़ा करता है और वो लाठी मारने लगता है और वो हीटेड हो जाता है और हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर वो तेज से उसको लाठी मारता है जिससे उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है और फ्रैक्चर हो जाता है। हर्ट कॉज करने गया था, ग्रीवियस हर्ट कॉज करके घर आता है। तो यहाँ पे वेयर वन एक्ट इज अबेटेड, हर्ट अबेट किया था हमने और अनदर एक्ट इज डन, ग्रीवियस हर्ट हमने कॉज कर दिया। तो अब ये क्या था कि रीजनेबली फोर्सिबल था या नहीं था, कोर्ट ये देखेगा। तो हाँ, ये रीजनेबली फोर्सिबल था कि अगर आप हर्ट कॉज कर रहे हो तो ग्रीवियस हर्ट भी उस केस में कॉज हो सकता है अगर थोड़ी फोर्स ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर जो नमन है वो इस केस के अंदर ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए भी लायबल ठहराया जाएगा फॉर द अबेटमेंट ऑफ दैट। ये सेक्शन 111 आपका। सेक्शन 112 क्या कहता है, वेयर वन एक्ट इज अबेटेड एंड अनदर एक्ट इज डन अलॉन्ग विथ द अबेटेड एक्ट। तो दो एक्ट उसने करी, एक तो अबेटेड एक्ट और अलॉन्ग विद दैट उसने अपने हिसाब से एक और एक्ट कर ली। देन अगर रीजनेबली फोर्सिबल था, अगेन इफ द एक्ट वाज रीजनेबली फोर्सिबल, जो भी सामने वाले व्यक्ति ने दूसरी एक्ट की है तो आप उसके लिए लायबल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अमन और नमन दो लोग थे, झुग्गियों में रहते थे और रवि एक और झुग्गी में रहता था और उसका उससे बहुत बड़ा झगड़ा था। तो एक दिन रवि शादी में जाने वाला था अपनी फैमिली के साथ में, तो अमन और नमन ने सोचा कि क्यों ना इसका घर जला दिया जाए, तो अमन और नमन ने सोचा कि क्यों ना इसकी झुग्गी को हम जला देते हैं, घर यहाँ से तबाह कर देते हैं। तो नमन जो है वो अमन को अबेट करता है इस ऑफेंस के लिए और अमन ये ऑफेंस कमिट कर देता है, घर जल जाता है, मिस्चीफ बाय फायर होती है, उनका टारगेट जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है कि हमने घर जला दिया। लेकिन सुबह जब वो घर जलने के बाद राख सेटल होती है तो पता पड़ता है कि घर के अंदर रवि और उसकी फैमिली रह गए थे और वो स्मोक के कारण घुट के वहीं मर गए और जल गए। तो क्या यहाँ पे आप लायबल हो? तो ये जो आपके द्वारा एक्ट किया गया था ना वो रीजनेबली फोर्सिबल था, आपने क्रॉस चेक नहीं किया कि वहाँ पे रवि है, उसकी फैमिली है या नहीं है, आपने बस ऑफेंस कमिट कर दिया। तो ये जो आपके द्वारा एक्ट किया गया था वो रीजनेबली फोर्सिबल था। तो रीजनेबली फोर्सिबल होने के कारण आपको इस दूसरे एक्ट के लिए भी, मर्डर के लिए भी लायबल ठहराया जाएगा, सिंस दैट वाज रीजनेबली फोर्सिबल। जो आप एक्ट कर रहे थे उसके रिजल्ट में ऐसा कुछ हो सकता था। ठीक है, तो सेक्शन 113 क्या कहता है, अबेटर हैड द पर्टिकुलर इंटेंशन एंड वांटेड टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इम्पैक्ट। आपका एक इंटेंशन था और एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे, पर जो एक्ट अबेट होने के बाद में किया गया उससे एक दूसरा ही इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अमन, नमन और रवि, तीन लोगों के बीच में रंजिश थी, तो अमन ने नमन को इसमें अबेट कर दिया रवि की जो घर की गैस पाइपलाइन है उसको फोड़ने में, ताकि उसका जो गैस लीकेज हो जाए और बिल बहुत आए। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि एक स्पार्क कहीं पर भी अमन के घर में बनता है और उस स्पार्क की वजह से जो घर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, वो उड़ जाता है और जो नुकसान वो कॉज करना चाहते थे उसके सिवाय दूसरा नुकसान हो जाता है। जो इम्पैक्ट वो क्रिएट करना चाहते थे उसकी जगह एक दूसरा इम्पैक्ट बन जाता है। उसने तो सोचा था गैस लीकेज होगा, उसकी वजह से उसका बिल ज़्यादा आएगा, रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, उसको थोड़ी सी ट्रबल्स होंगी, तो बस वही कॉज करना चाहते थे, पर इम्पैक्ट क्या निकला, इम्पैक्ट में उसका घर ही जल गया पूरा। तो क्या आप इसके लिए लायबल हो सकते हैं? तो यस, अगर आपको पता था कि जो आप एक्ट कर रहे हैं
वो ऐसा रिजल्ट कॉज कर सकती है, उससे ऐसा रिजल्ट उत्पन्न हो सकता है, तो आप उसके लिए लायबल होंगे। अबेटमेंट टू कॉज मिसचीफ इन गैस पाइपलाइन, टू कॉज लीकेज, ब्लास्ट हो जाता है, तो ये आपको नॉलेज हो सकती है, आपको पता था कि ये रीजनेबली फोर्सेबल एक्ट है, तो इम्पैक्ट ऐसा बन सकता है, तो आप लायबल होंगे। अब सेक्शन 114 क्या कहता है कि अबेटर जिसने एक्ट को अबेट किया है ऑफेंस कमिट करने के लिए किसी व्यक्ति को, और वो उस ऑफेंस के कमीशन में वहीं पे प्रेजेंट था, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी? उसकी लायबिलिटी ठीक वैसे ही होगी कि उसी ने मानो ऑफेंस किया हो। फॉर एग्जाम्पल नमन, अमन और रवि, तो रवि और अमन के बीच में झगड़ा हुआ और नमन ने अमन को इंस्टिगेट किया कि वो रवि की पिटाई करे, और इसके चलते अमन रवि की पिटाई कर देता है खूब। तो इसके अंदर नमन वहीं पे प्रेजेंट था सिंस, तो नमन की लायबिलिटी क्या होगी? नमन की लायबिलिटी भी वो ऑफेंस जैसे कमिट हुआ है उसी के अंदर लायबिलिटी होगी। अगर 323 का ऑफेंस हुआ है जो हर्ट की बात करता है, तो नमन शैल बी लायबल फॉर हर्ट। तो उसको पढ़ेंगे कैसे हम? सो इट शैल बी रिटन लाइक दिस, सेक्शन 323 रेड विथ 114। तो ये चार्ज बनेगा आपका, और ऐसे ही जज जो है अपने जजमेंट के अंदर चार्ज बना के इसको पनिश करेंगे। सो मूविंग ऑन, जो हमारा अगला ब्लॉक होता है जो बात करता है 115 से 117, अगर अबेटमेंट आपने किया और अबेटमेंट जो ऑफेंस का किया था, जिस चीज़ का किया था, वो एक्ट कमिटी ना किया जाए। 115 क्या कहता है? एक्ट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर ऐसा एक्ट है, ऐसा ऑफेंस है जिससे डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, जिसमें फॉर एग्जांपल मर्डर को आपने प्रमोट किया, मर्डर को अबेट किया और उसके चलते हर्ट हो जाता है, ऑफेंस तो नहीं होता पर हर्ट हो जाता है, तो आपकी लायबिलिटी 14 साल प्लस फाइन की रहेगी। और अगर हर्ट कॉज नहीं होता है तो 7 साल प्लस फाइन की रहेगी। फेयर इनफ। 116 ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे डेथ एलाई था, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की बात है। तो अगर कोई एक्ट नहीं किया जाता है तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस। और अगर एक्ट किया ही जाता है तो जो अबेटमेंट के हमने प्रोविजंस पढ़े हैं, और आपने अगर एक्ट किया ही है तो आप उस एक्ट के लिए लायबल होंगे ऑफेंस के लिए, और अबेटर किसके लिए लायबल होगा? उस ऑफेंस का पनिशमेंट रेड विथ जो भी अबेटमेंट के हमने प्रीवियस स्लाइड्स में प्रोविजन पढ़े उनके साथ में लायबल हो जाएगा। और अगर पब्लिक सर्वेंट ने अबेट किया है और अबेटेड पर्सन ने ऑफेंस किया है, या फिर अबेटेड पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट है, तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। ठीक है, सिंस पब्लिक सर्वेंट है तो ऑफेंस की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ऑफेंस को ग्रेव बना दिया। 117 क्या कहता है? अबेटमेंट टू जनरल पब्लिक। तो 10 से ज़्यादा लोगों को अगर आप अबेट करते हो तो उसे कहते हैं अबेटमेंट टू जनरल पब्लिक, और उनको अबेट करके आपने कोई ऑफेंस कमिट करा दिया। फॉर एग्जांपल मिसचीफ कॉज कर दिया आपने, मार्केट के अंदर 10 से ज़्यादा लोगों को अबेट किया एक स्कीम के खिलाफ वॉइस उठाने के लिए, और वहाँ पे वायलेंस होती है और प्रॉपर्टी जल जाती है सरकार की, प्राइवेट लोगों की, तो आप लायबल होंगे। और आपको पनिश कैसे किया जा सकता है? विद 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन, या दोनों के साथ। तो ये था हमारा पहला पार्ट इस ब्लॉक का। और जो दूसरा पार्ट है वो कहता है कि कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस। जब आप एक ऑफेंस करने की डिजाइन, दैट इज प्रिपरेशन और प्लान को छुपाते हो, तो उसके लिए भी आपको पनिश किया जा सकता है। ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या एलाई। किसी ऐसे ऑफेंस की आप डिजाइन छुपा रहे हो जिसको पनिश किया जा सकता है डेथ या एलाई से, तो आपका पनिशमेंट होगा, हार्म कॉज अगर होता है 7 साल प्लस फाइन का, अगर कोई हार्म कॉज नहीं होता है तो 3 साल प्लस फाइन का। कूल। सो 119 के अंदर क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन। अगर पब्लिक सर्वेंट होता है और वो डिजाइन कंसील करता है किसी ऑफेंस कमिट करने की, तो सिंस ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, जो ऑफेंस की इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो ऑफेंस होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, वो ग्रेव है, सेंटेंस भी उसके अकॉर्डिंग है। ऑफेंस कमिट हुआ है तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, नहीं ऑफेंस कमिट हुआ है तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ या एलाई, ऐसे किसी ऑफेंस की आप अगर छुपा रहे हो डिजाइन प्लान, तो आपको पनिश किया जाएगा 10 साल के लिए, वेदर ऑफेंस इज कमिटेड, वेदर कोई एक्ट कमिट हुआ है या नहीं भी हुआ है तो भी। 120 क्या कहता है? ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है उसके चलते तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट, ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 1/8 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। तो ये थे पनिशिंग प्रोविजंस 115 से 120 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पेपर में नहीं आते, पर सिंस मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सभी प्रोविजन समझाया जाए, पढ़ाया जाए, जैसा कि किया जाता है कोचिंग्स में, और मेरा भी ऑब्जेक्टिव वही है कि आपको थरो नॉलेज हो, थरो अंडरस्टैंडिंग हो, और कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ को लेके। तो मैं उस हिसाब से अपना कोर्स कवर कर रहा हूँ, सो देयरफॉर मैंने प्रोविजंस को कवर किया। तो ये थे हमारे अबेटमेंट के पार्ट ए और पार्ट बी, जो पीछे के प्रोविजंस आते हैं। सो मूविंग ऑन, आपको स्पेसिफिकली पार्ट ए के जो प्रोविजंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ना है, इन्हें समझना है, और इस क्लास के बाद में, इस वीडियो के बाद में स्पेशली आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए जिससे क्लैरिटी और आ जाती है, और चार्ज कैसे बनाते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। तो हमने क्या देखा इसके अंदर? इंडेक्स को हमने पढ़ा और हमने एक एक सेक्शन को पर्टिकुलरली पढ़ते चला। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट कैसे हो सकता है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनली एड करके मैंने आपको उसके एग्जांपल दिए। फिर कॉन्स्पिरेसी को हमने समझा, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, कि कोई भी ऑफेंस करने के एग्रीमेंट को भी हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था अमेंडमेंट का वो हमने देखा, और दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं,
अबेटमेंट के अंदर आपको कॉन्स्पिरेसी पे एक्ट करना है, वेरस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट ही सफिशिएंट है पेनल्टी के लिए। अबेटर कौन हो सकता है, उसके 5 एक्सप्लेनेशन देखे। हमने ये भी समझा कि अबेटेड एक्ट अगर ना भी किया जाए तो भी आप लायबल हो, सिंस अबेटमेंट इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस, सेपरेट ऑफेंस है, तो आप उसके लिए लायबल हो। और अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, तो हमने ये भी देखा कि एक अबेटमेंट का भी अबेटमेंट किया जाए तो भी आप लायबल होंगे उसके लिए, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने इन प्रोविजंस को देखा जो अबेटमेंट के ब्लॉक ए के अंदर आते हैं, जो 108 ए से 114 तक है, जो ये बताते हैं कि आपकी लायबिलिटी कल्पेबिलिटी कैसे हो सकती है। एक्ट्स अगर आपके अबेटमेंट के बाद में किए जाते हैं, अगर वो एक्ट वैसा का वैसा किया जाए तो 109 के अंदर, कुछ और एक्ट किया जाए तो ये बाकी के प्रोविजंस उनके अंदर अगर आप प्रेजेंट हो तो 114 के अंदर आपकी लायबिलिटी। फिर हमने पनिशिंग प्रोविजंस को देख लिया जो हमने 115 से 120 में देखे। तो ये था हमारा अबेटमेंट का पार्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट, और आई होप इसको बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिफ्रेंशिएशन भी मैंने आपको समझा दिया, तो मेंस, स्पेशली मेंस के हिसाब से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। सो दिस वॉज द लेक्चर ऑन अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एंड अगले पार्ट में हम डील करेंगे पार्ट सी से, जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से शुरू होता है और 511 तक जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आईपीसी का, और आप कह सकते हैं कि 60% आईपीसी का जो मेन बल्क है वो उसी पार्ट से आता है, वो उसी पार्ट से पूछा जाता है। सो दिस इज मी सौरभ वेती साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।